सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और इस वीडियो में हम जैसे लास्ट वीडियो हमारा जो मैपिंग का रहा था उसी ट्रेंड पर हम कार्य करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। आप जानते हो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आ सकते हैं और पहले भी आए हैं। मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा पिछले 5 सालों का कि एग्रीकल्चर आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट पूछेंगे कि एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो हमारी यूपीएससी जो सीएससी प्रीलिम्स है उसके साथ में इंडियन जो फॉरेस्ट एग्जाम है वो भी साथ में लगती है। तो आपके इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि मैं खुद खेतों में रहता हूँ, एक किसान परिवार से आता हूँ और बहुत शानदार जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल वाली वो बताऊंगा और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको अपनी पीडीएफ दिखाता हूँ कि किस प्रकार आज की पीडीएफ बनी है। तो पुराने क्वेश्चन तो साथ में है ही, साथ में क्या है जैसे हम बातें करेंगे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे उनके आसपास की चीज़ें पढ़ेंगे कि पहले भी आए आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से हम ओवरव्यू ले लेते हैं अपनी पीडीएफ का, जिसमें आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मन में जो उत्साह है वो बना रहे कि किस टाइप से हम आगे बढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो ऐसे हैं जो आपको आगे आने वाले 30 दिन में बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। आपको उन चीज़ों में गाइड करेंगे कि आपको सीमित रखना है अपना सिलेबस, फालतू में कचरा नहीं पड़ना, इधर उधर नहीं जाना। आप जो कर रहे हो अपनी स्ट्रेटेजी आप रखो, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये करो और मैं आपको इतना कंटेंट भी नहीं दूंगा कि आपके हज़ारों घंटे खराब हो जाएंगे। मैं केवल आपसे 1 घंटा चाहता हूँ और ऐसे 8-10 वीडियो बना रहा हूँ। जैसे अभी 2-3 दिन में मैं आपको इन्वायरमेंट का एक शानदार वीडियो लेकर आऊँगा, तो वो भी बहुत शानदार होगा। जैसे मैपिंग का कार्य हमने किया था ना, आप लोगों की डिमांड थी कि ऐसा करूं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करा करो। लाइक करने में आपका क्या जाता है, जितने लाइक करोगे उतने ही आपके अच्छे वीडियो आने वाले हैं यहाँ पे। और कमेंट करके बताया करो कि आपकी वीडियो कैसा लगता है आपको। ठीक है, तो ये पीडीएफ बहुत ही शानदार है। जैसे आप मैपिंग की पीडीएफ थी वैसे ही है और ये पीडीएफ भी देखना आप, विशेषकर इसमें देखना मैंने एनसीईआरटी की जो फोटो ऐड किए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले आए हैं और उसके इर्द गिर्द 4-5 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सब एनसीईआरटी की फ़ोटो के साथ में आपको यहाँ मिलेगा। लगभग 55 पेज की ये फाइल है, लेकिन 1 घंटा चाहिए बस। 1 घंटे के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और पढ़ते समय आपको मजा आएगा। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी अपने टेलीग्राम पर, बिल्कुल टेलीग्राम पर। जैसे ये वीडियो अपलोड होता है उसके साथ में मैं क्या करता हूँ, ये पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर आप जुड़ सकते हो, या आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके ये नाम सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप अपनी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो studyiswithdj.com पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट एमसीक्यू मिलेंगे। जैसे मैं आपको ऐसे ट्रेंड एनालिसिस बताता हूँ, वहाँ मैंने अच्छे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना रखे हैं। लक्ष्मीकांत के आपको मिल जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर के मिल जाएंगे, जो आधुनिक हिस्ट्री, आधुनिक भारत या जो नई वाली हिस्ट्री की एनसीईआरटी, सबके एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो यदि आपको लगता है कि हमारा काम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे 20-30 रुपये की पीडीएफ होती है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस में देखते हैं। 2022 की क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो फसलें हैं मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड में, ये हमने काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें चावल जो आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो आपकी, यदि फसलों के माध्यम से या जहाँ पे भी आपको लगता है कि एग्रीकल्चर की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो वहाँ देख सकते हो। नया क्वेश्चन मुझे इस पर मिला नहीं, तो नया यहाँ पे ऐड नहीं किया। बाकी एग्रीकल्चर में जो इनोवेशन होता है कि जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा कि कृषि की जो धान गहनता प्रणाली है, कृषि की धान गहनता प्रणाली। साथ में देखो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट लेने का एक तरीका भी सीखते हैं कि रियल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन अपने सामने, चलो अभी तो आंसर अपने सामने, तो ये बकलौली का आसान होता है। आप कहोगे कि आप तो आंसर है, आप तो बता रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे रियल एग्जाम में जब 2022 के एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था कैसे, लेकिन माइंड सेट आपका क्या होना चाहिए ये देखना कि कृषि की धान गहनता प्रणाली, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, इसमें धान गहनता प्रणाली, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से कलेदन और शुष्कन किया जाता है, इसके क्या परिणाम हो सकता है। अब ये देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी है किस लिए आती है? कुछ अच्छा करने के लिए आती है। या तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, लागतें कम करनी होगी, या कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होगी। आप इस बात को ध्यान रखो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव चीज़ है, तभी तो वो आई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखो, बीज की कम आवश्यकता, ये बात सही है। जैसे हम खेती करते हैं, जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं, कल्टीवेशन से करते हैं, या कई बार जो गेहूं के दाने होते हैं उनको छिड़काव करके फिर जो पलाव होता है उससे हम बोते हैं कई बार। तो उस समय क्या लगता है कि जैसे हम हाथों से जो बीज छिड़काव कर रहे हैं जिनका, फिर ऊपर से हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कई बार बीज लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह नया आ गया कल्टीवेटर, उसमें हम बीजों को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? तो इससे क्या हुआ, हमें बीज की कम आवश्यकता पड़ी। तो सेम ऐसा ही इसमें होता है कि धान गहनता प्रणाली, इसमें बार बार ऐसा क्यों करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ऐसा होगा, लेकिन संभावना है, तो इसको हम लेते हैं।
मीथेन का कम उत्पादन। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, दोनों साथ ही जुड़े हुए हैं। यूपीसी जिन्होंने एग्जाम में ये पेपर सेट किया है तो आसपास की चीज़ें पूछ ली उन्होंने। ऐसा होता है एनसीईआरटी के एक चैप्टर से इस साल क्वेश्चन बना लिया, एग्जामिनर ने वो बना के तैयार रख लिया, अगली बार वो आ जाएगा, उसके अगले पैराग्राफ से वो आ जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। तो मीथेन का कम उत्पादन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे सामान्य हम खेत देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी उनमें भरा रहता है, दलदल होता है, तो वहाँ पे मीथेन की ज़्यादा उत्पादन होता है। और बिजली की कम खपत, मतलब जो भी हम एनर्जी लगा रहे हैं तो वहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हाँ यार मतलब ये संभावना है कि मतलब आंसर इसका डी होगा। और इसमें कोई लॉजिक तुक्का वुक्का कुछ नहीं है, ये आपका एक तरीका है क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं, ये मतलब एनसीईआरटी में या हम कई बार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कई बार आते हैं। तो कौन सी फसलें हैं, तो इनमें भी मतलब एक लॉजिक होता है करने का। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए। जैसे 2022 की एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे ले रहा था, मुझे केवल इनमें से एक आ रहा था, चना। ठीक है, चने के बारे में जानकारी थी क्योंकि हम चना बोते हैं, तो मुझे ये पता है कि जो चना है उनकी जो जड़ों में ऐसा होता है, क्योंकि दालों में हमने देखा है कि अक्सर नाइट्रोजन जो फिक्सेशन जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो एक मुझे पता था चना, तो मैं सी आंसर इसका सी एलिमिनेट कर पा रहा था यहाँ से, और ये करना है। देखो कितनी संभावना बढ़ गई आपकी, यहाँ पे एक आपने एलिमिनेशन कर दिया, 3 ऑप्शन आपके पास में अब, मतलब 75% आपको अब अटेम्प्ट लेने की संभावना रखना है। ठीक है, फिर और देखते हैं इनमें से कौन सा आपको आता है। जैसे अल्फ़ा के बारे में हो सकता है नहीं पता हो, चौलाई के बारे में थोड़ा थोड़ा हो सकता है, आ सकता है माइंड में। ठीक है, लेकिन एक पालक का पता था कि पालक का हम देखते हैं कृषि करते हैं तो ऐसा देखा नहीं उनकी जड़ों में कई बार पालक उखड़ा है। ठीक है, तो ये कन्फर्म था कि 6 वाला तो नहीं होगा। तो 6 वाला वैसे भी इसको देखो, वैसे भी आंसर निकाल सकते थे इसको, लेकिन पहले मुझे जो आ रहा था, मेरा माइंड सेट ऐसा था कि मैं पालक को पहले नहीं करता हूँ, पहले मुझे चना का पता था कि हाँ इसको करते हैं। तो फिर ये आंसर ए निकल कर आया। तो ये क्या बताता है, अटेम्प्ट लेने का तरीका आपको सिखाता है कि आपको पता है, आधी अधूरी जानकारी है आपको, आपके आसपास की दुनिया आपने देखी है, प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं, डरो मत, करो अटेम्प्ट लो इनको। और यही यूपीसी चाहता है, जो बहादुर लोग हैं, जो थोड़ा तार्किक रूप से सोचते हैं, उनका प्री निकलेगा। ठीक है, तो ये तरीका है। और आगे जैसे क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के आते हैं कि इनमें से चाय उत्पादक राज्य कौन से हैं। लास्ट ईयर यूपीसी ने काफ़ी चौंका दिया पहली बार, इस बार भी चौंका सकता है यूपीसी, ऐसे कई प्रकार के स्टेटमेंट बन सकते हैं इसमें। तो जैसे चाय का चलो लास्ट टाइम आ गया, तो अभी हमें क्या देखना चाहिए, अभी हमें कॉफ़ी देखना चाहिए। ठीक है, कॉफ़ी का क्या क्या प्रोडक्शन होता है। देखो यहाँ पर यूपीसी ने लास्ट ईयर चाय के 2 क्वेश्चन बना लिए। अब देखो उन्होंने चाय के जब क्वेश्चन सेट किए एग्जामिनर ने, तो आप समझ सकते हो, एक तो चाय उत्पादक राज्य पूछ लिए, एक चाय बोर्ड के बारे में पूछ लिया, मतलब दोनों एक साथ ही फ्रेम कर लिए क्वेश्चन। और ये होना चाहिए आपके पढ़ने का तरीका। तो जैसे कॉफ़ी की हम बात करेंगे, इस खबर पर बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा सा चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें ये चर्चा में था, द हिंदू में आया था कि केरल के जो मरयूर में कॉफ़ी किसान क्या करें, जैविक खेती से काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा द हिंदू जब पढ़ाता हूँ तो आपको ये बताता हूँ कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ आप मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल करोगे, लेकिन प्रीलिम्स में भी कैसे काम आएगा। तो वहाँ पर ये बताया गया था कि आदिवासियों को जो अन्य किसान पारंपरिक रूप से क्या करते हैं, जो अंचुनाट घाटी है, ये भी आ सकता है, ऐसा घाटियाँ कई बार यूपीसी पूछता है, वहाँ पे ऐसी मतलब कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा मतलब खेती की जाती है। और जैसे कॉफ़ी की बात करें हम, तो हमारे मन में ये आता है कि भारत में कॉफ़ी वाले राज्य कौन से हैं, कितना प्रोडक्शन होता होगा, किस टाइप की वेराइटी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन की बात करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर चाय बोर्ड था, तो इस बार कॉफ़ी उत्पादन स्टेट हो सकते हैं, कॉफ़ी बोर्ड हो सकता है, तो ये हमें देखना होगा। तो भारत क्या करे, 2020 की यदि डाटा देखें, वैश्विक उत्पादन के लगभग 3% हिस्सेदारी रखता है, और शीर्ष जो 10 कॉफ़ी प्रोडक्शन देश है उनमें हमारा स्थान है। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कॉफ़ी आप कह सकते हो, जिनकी वेराइटी कह सकते हो या किस्म क्या बोलते हैं उनको कह सकते हो, कौन सी, अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है, और हल्के सुगंधित स्वाद के कारण अरेबिका का बाजार मूल्य रोबस्टा कॉफ़ी की तुलना में अधिक है। थोड़ा सा मूल्य की ऐसी बात करें, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कोई भी एग्रीकल्चर है मतलब प्रोडक्शन है तो उसका क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल एरिया वगैरह पूछा जा सकता है। तो जैसे इसका जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, तो कॉफ़ी के पौधों को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और जिसमें टेम्परेचर की बात करें 15 डिग्री सेल्सियस और से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और वर्षा 150 से 250। अब आप ये सोच रहे हो यार ऐसा क्या आएगा, ऐसे आते हैं ये पूछने का कि इनमें से कौन सी फसल है जो गर्म और आर्द्र जलवायु में होती है, उसका टेम्परेचर इतना है और इतना वर्षा में वो होती है, और कैसी उसकी मिट्टी है, कैसा उसका ढलान है, ऐसा करके पूछ लेंगे। पहले भी पूछे, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना कॉफ़ी का ये आपको डिटेल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी की बहुत सारी और भी जानकारी, जैसे ये इसमें क्या होता है, ठंड और बर्फबारी 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उस तापमान और
तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे कौन सी एग्रीकल्चर की विशेषताएं हैं। तो कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अधिक होता है और कर्नाटक भारत में कुल कॉफ़ी का 70% हिस्सा रखता है। और उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं कॉफ़ी का? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में होती है। और निर्यात में भी भारत का 8वां स्थान है। अब देखो यहाँ पे देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो, जो 2022 का क्वेश्चन क्या है, कौन से उत्पादक राज्य हैं? तो अब की बार आ जाएगा कॉफ़ी उत्पादक राज्य हैं। यही स्टेटमेंट ऐसे बना देगा, सेम बन जाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब देना है जो आपने अभी पढ़ा है, सीखा है। और वैसे भी आपको कंटिन्यूसली ये करना चाहिए आपको। तो ये आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चाय का उत्पादन और चाय बोर्ड के बारे में पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट लेने का तरीका हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये माइंडसेट होना चाहिए। जैसे आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आ गया, एक दिन बाउंसर आपके लिए, लेकिन बाउंसर को भी तो आजकल आईपीएल में देखा होगा, छक्का लगाया जा सकता है आराम से, सिक्स लगाना है। बाउंसर बहुत आसान होता है फिर सिक्स लगाना, लेकिन वो तरीका सीखना होगा, माइंडसेट आपको बनाना होगा, थोड़ा सा मतलब बहादुरी दिखानी पड़ेगी। तो जैसे हम बात करें चाय बोर्ड संवैधानिक निकाय, वैसे भी नॉर्मली हम माने तो जो बोर्ड बनते हैं किसी न किसी एक्ट से बनते हैं। थोड़ा सा आप सोचोगे इसके बारे में, बहुत सारे वैसे भी पढ़ा होता है हमारा कि चाय बोर्ड इस मंत्रालय में ये इस समय बना था, कौन से एक्ट से बना था, तो मामला बन जाता है। तो ये थोड़ा संभावना है कि संवैधानिक निकाय है। अब बात फंसती है यहाँ पे आपको फैक्ट में फंसाया जा रहा है कि किस मंत्रालय का है, ठीक है। तो अभी नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो। और तीसरा यहाँ पे मामला बनता है चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में। देखो जहाँ पे मतलब ऐतिहासिक तौर पर जैसे हम देखें अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ पे बोर्ड स्थापित होंगे, या चलो ये जो चाय का जो बोर्ड है बाद में बना है, 1953 के आसपास बना है। लेकिन नॉर्मली हम देखें कि जहाँ पे चाय का उत्पादन या कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है उस क्षेत्र में, जैसे जूट का उत्पादन कहाँ होता है तो उस क्षेत्र में ही बोर्ड बनने की संभावना रहती है। तो चाय का देखो हमने प्रोडक्शन ऊपर देखा है कि कहाँ कहाँ होता है, मतलब उसमें चलो कर्नाटक का भी थोड़ा बहुत आ सकता है स्थान, लेकिन नॉर्मली हम देखेंगे तो कहाँ बनेगा, जैसे असम या कोलकाता, वहाँ पे अधिक चाय होगी। तो ऐसा माइंड में सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है इसमें। तो इसमें बेंगलुरु को आप थोड़ा सा चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो, तीसरे वाले को। तो एक हमारा सही है, वैसे भी एक सही है तो हम इनको भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अब तीसरा वाला भी एलिमिनेट हो गया कि इसको लेकर, और फिर ये अपने आप आ गया कि इस बोर्ड की दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। और थोड़ा सा और सोचेंगे, जैसे इसमें मंत्रालय के देखेंगे तो ये हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं चाय की मार्केटिंग करने के लिए ऐसा होता है, ऐसे बनाया जाता है। अलग अलग एंगल से इसको सोल्व कर सकते हैं। एक बार मैंने पहले भी बताया था, उसमें उस समय आपको अलग तरीका बताया था, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये कॉफ़ी बोर्ड को भी आप देखो। तो कॉफ़ी बोर्ड जो है अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत बना हुआ है और एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक संगठन का मतलब क्या होता है, कोई एक्ट से बनता है, स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और किस मंत्रालय में? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में, भारत सरकार के इसमें वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में। याद रखना क्वेश्चन कैसा फ्रेम हुआ था कि ये संवैधानिक निकाय बिल्कुल है कॉफ़ी बोर्ड, ये किस मंत्रालय में? तो इसको जगह क्या होगा, वाणिज्यिक मंत्रालय हो गया। और इसके कितने सदस्य होते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में, क्योंकि कॉफ़ी कहाँ? कर्नाटक में सर्वाधिक होती है। तो ये थोड़ा सा गेस, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसका ऐसा हो ही सकता है, लेकिन संभावना थोड़ी रहती है। तो इसका तो चलो आपके पास डिटेल है, कॉफ़ी बोर्ड की आपके पास सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो तरीका ये होना चाहिए आपका पढ़ने का, उसके आसपास की चीज़ें थोड़ा सीख सकते हो आप, ठीक है। और फिर हम डाटा देखें इनको। तो यदि प्रोडक्शन देखें कॉफ़ी का, तो ये हम जो थोड़े बहुत अभी लेटेस्ट जो डाटा है 2023 के हम देख सकते हैं। कौन सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है? देखो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सर्वाधिक कर्नाटक है एक तरफा, मतलब वैसे भी हमने देखा था लगभग 70% अकेला स्टेट कौन उत्पादन करता है कॉफ़ी का? कर्नाटक करता है। तो ये जानकारी होगी। बाकी ये डाटा, ये फाइल वैल्यूडेशन है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये आपके लिए, ताकि आप पढ़ते समय आपको थोड़ा सा ये डाटा से आप क्या करो, खेल सको कि कौन से राज्य में कितना ज़्यादा होता है। और वैसे भी पता होना चाहिए कर्नाटक में कॉफ़ी होती है, इसके अलावा केरल में होती है, तमिलनाडु में होती है, ठीक है। ये डाटा आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा और कहाँ हो सकता है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होता। मोटे मोटे यदि स्टेट को देखें तो यहाँ पे 3 स्टेट बड़े स्तर पर हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये आपको अब पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी यदि एक्सपोर्ट की बात करें तो कहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हमारे पास डाटा यहाँ पे, ठीक है। इटली, जर्मनी, बेल्जियम, वो भी आप थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि हम इतना एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, वो करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पहले आए हैं तो उनको भी आप देख सकते हो। जैसे पर्सन के बारे में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि चाय बोर्ड पूछ लिया, कॉफ़ी बोर्ड आ सकता है, तो पर्सन बोर्ड क्यों नहीं आ सकता? इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पर्सन बोर्ड किस मंत्रालय में? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये उसमें नहीं है जो हमने ऊपर देखा था, जैसे वाणिज्य मंत्रालय। चाय और कॉफ़ी दोनों किस मंत्रालय में है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में। और ये कहाँ पर है? ये टेक्सटाइल में, कौन सा? जूट वाला।
तो थोड़ा सा ऐसे कई बार ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा घुमा के। तो ये भी मतलब कब बना था, एक्ट के माध्यम से बना है, तो ये भी एक क्या है, वैधानिक संस्थान है, वैधानिक संस्था है कह सकते हो आप इसको, ठीक है। 2008 का मतलब इससे बना है। और इसका भी मुख्यालय वगैरह आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, जो है हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और जूट का भी प्रोडक्शन देखना चाहिए कि कौन कौन प्रोडक्शन करते हैं। तो देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल एक तरफ आ राज्य है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, असम है, बिहार है, ये भी देख लेना चाहिए क्योंकि बन सकते हैं, कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं, तो आपके पास डाटा होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जूट में हम प्रोडक्शन के मामले में हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ा ये है कि हम थोड़ा सा बांग्लादेश से पीछे हैं, बांग्लादेश इसमें आगे है, ठीक है। हम काफ़ी इसमें दे भी रखा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन ये आजकल ऐसे आते हैं, पर्माकल्चर या एग्रीकल्चर में नया इनोवेशन हो रहा है ना, तो वे उनके क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे जैसे स्थायी जो कृषि है पर्माकल्चर, पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है, तो ये आप देख लेना। इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली ये देखना कि ध्यान रखना कोई भी इनोवेशन हो रहा है ना, तो उसका लक्ष्य होता है पॉजिटिव काम, मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है, उसकी ओर आपका माइंड जाना चाहिए कि परंपरागत जैसे रासायनिक कृषि है जो हम उर्वरकों के माध्यम से या जो आर्टिफिशियल खाद है यूरिया इनसे करते हैं, उसकी बजाय ये कृषि कितना सही हो सकती है आपके लिए ना, तो वैसे करके इनको हम बना सकते हैं, आसानी से इनको कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन साथ में रखना। और जैसे अभी जैसे ये भी करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें और भी रही थी, जैसे पर्पल और लेवेंडर रिवोल्यूशन, बैंगनी जो क्रांति है किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जैसे वाणिज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद हमारा जो CSIR के जो अरोमा मिशन है उसके माध्यम से 2016 में बैंगनी क्रांति या लेवेंडर क्रांति की शुरुआत की थी। बैंगनी क्रांति क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो लेवेंडर का जो पौधा है कहाँ पे होता है, विशेषकर जैसे आप यहाँ पे देखना जम्मू कश्मीर में काफ़ी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। आजकल हमारी सरकार ऐसी काफ़ी ज़्यादा मतलब आत्मनिर्भर भारत में ऐसे प्रयास कर रही है जिसमें किसानों को आत्मनिर्भरता मिले, क्षेत्रीय जो डेवलपमेंट है उनकी ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना। जैसे ताड़ तेल है, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा ये था कि जैसे पाम ऑयल, ये क्वेश्चन क्यों आ गया, आप जानते हो कि हम बाहर से बहुत ज़्यादा एडिबल जो ऑयल है, विशेषकर इंडोनेशिया मलेशिया से जो ताड़ तेल है, पाम ऑयल है, वहाँ से मंगवाते हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय, न्यूज़पेपर में भी चर्चा में रहा था। तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और ये क्वेश्चन आ गया 2022 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। और आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हो, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष फसल है। तो न्यूनतम जलदक्ष का मतलब है कहीं ना कहीं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा उपयोग होता होगा। कई बच्चे तो इसमें फंस गए कि न्यूनतम जलदक्ष समझ में नहीं आ रहा था एग्जाम में बैठ के ये होता है ऐसा, ठीक है। तो न्यूनतम जलदक्ष है मतलब, न्यूनतम जलदक्ष का मतलब हो गया पानी की जो मात्रा उसमें ज़्यादा उपयोग होता है, तो इसमें गन्ने का था। तो अधिकतम जलदक्ष कौन सी है, ऐसे भी आ सकता है, इनमें अधिकतम जलदक्ष ऐसा आ सकता था, अधिकतम जलदक्ष तो बाजरा। इसका आंसर देखो उलट क्वेश्चन उलट सकता है ये कि निम्नलिखित में कौन सी फसल अधिकतम जलदक्ष है। अधिकतम जलदक्ष यानी जिसमें पानी की मात्रा कम चाहिए, जो बहुत ही कम पानी में हो जाए। तो इनमें से हम देखें तो बाजरा ऐसा है, बाजरा ऐसा जो बहुत ही कम पानी में, मतलब इसको हम, ये जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने में हम जो हमारे देसी बीज हैं या जो देसी फसलें हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। यही हमारा काम है कि मैं आपसे PYQ डिस्कशन करूँ, कुछ वैल्यूडेशन आपको बता सकूँ, तो वो साथ में ऐड करता चलूँ। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आजकल ये काफ़ी चलते हैं जलवायु अनुकूल जो कृषि है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इसमें भी आपको ये देखना है कि ऐसा कोई इनोवेशन आपने, जैसे आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें ये आपका ध्यान देना चाहिए कि एग्रीकल्चर में यदि कुछ भी इनोवेशन हुआ है, चाहे वो बीजों को लेकर हो या नई कोई क्रांति हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, इस बात का ध्यान रखना, तो उसका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो ये आंसर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। सभी क्वेश्चन डिस्कशन करना आसान नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी कि मैं 1 घंटे के अंदर आपको बहुत कुछ सिखा पाऊँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इनोवेशन हमारे पास हो। ये इस साल मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप ध्यान रखना, तैयार रहना इस चीज़ के लिए। इस बार मुझे ऐसा फील होता है कि 1-2 क्वेश्चन मोटे अनाजों से होंगे, चाहे मोटे अनाजों का भारत में प्रोडक्शन हो, चाहे मोटे अनाजों की कोई भी, मतलब हम कह सकते हैं अलग अलग स्टेट में कौन सी फसलें होती हैं। मोटे अनाजों को MSP के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है कि इसमें MSP है कि नहीं, और भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये हमने देखा कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य व कृषि संगठन है FAO ने 2023 को मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, UN के माध्यम से ऐसा किया गया है। तो मोटा अनाज में आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अपने खेत की बात करूं, अभी बात करें हम, अभी जैसे अभी खरीफ की फसल शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों बाद में, महीने 2 महीने बाद में। तो मोटे अनाज में हम क्या उगाते हैं, मोटे अनाज में हम उगाते हैं बाजरा। राजस्थान
याद रखना इस बात का, ये जो फैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि भारत के अंदर सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। और मोटे अनाजों में शायद जहाँ तक मुझे याद है कि बाजरा ही सर्वाधिक जो सबसे उत्पादन करने वाली, या हम कह सकते हैं कि मोटे अनाजों में बाजरे का स्थान प्रमुख आता है, प्रथम स्थान पर आ सकता है शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो राजस्थान इस मामले में टॉप पर है और हम बाजरा उगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब एक प्रैक्टिकल अनुभव बता सकता हूँ कि बाजरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि इस समय हमारे पानी की समस्या रहती है और इस समय दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उस ये बाजरा मतलब उसी पर डिपेंड रहता है और अच्छा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि पशुओं के लिए हमें चारा भी चाहिए। जो बाजरे का आप जानते हो, बाद में जो चारा बनाते हैं हम बाजरे का, और बाजरे का जो फिर अनाज होता है वो खाते भी हैं सर्दियों में, विशेषकर राजस्थानी लोग, जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ के लोग। तो उसमें बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो आप न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से देख सकते हो, और ये बहुत ही मतलब सस्ता होता है। जैसे ये एक थोड़ा सी भ्रांति हो गई कि जो मोटा अनाज होते हैं वो गरीब लोग खाते हैं, तो इसकी वजह से फिर लोगों में उतना इसका क्या कर सकते हैं, इनका व्यवहार में इसको उपयोग नहीं लिया जा रहा है। लेकिन ऐसी क्रांति आनी चाहिए कि मोटा अनाज को लेकर मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है, बहुत ही कम पानी में हो सकता है, किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसी चीज़ें आजकल काफ़ी चर्चा में रहती है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, इनको देखो कि जैसे ये मैप है इंडिया का ना, ये मैंने लास्ट एक मैप में भी जोड़ा था, लेकिन ये कृषि की अभी बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इस मैप की आपकी जिम्मेदारी, आप ये देखोगे जो ये डिटेल दी गई है ना कि किस राज्य में कौन सा मोटा अनाज होता है। जैसे एग्जाम्पल की अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं जैसे इस मैप में देखना आप, और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, ये जो मैप में दे भी रखा है यहाँ से शेखावटी प्रदेश है, सीकर राजस्थान। तो यहाँ पे देखो ये जो बाजरा, इसमें बाजरा ही होगा जो ग्रीन दिखा रखा है ना, तो ठीक है, पर्ल मिलेट, हाँ बाजरा यहाँ पे सर्वाधिक होता है। कहीं किसी स्टेट में ज्वार अधिक होता है, कहीं मक्का अधिक होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन सा होता है, इस सारणी को आप देख लेना एक बार, जो कलरफुल सारणी, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम होगा ना, जैसे दक्षिण भारत में कर्नाटक है, तेलंगाना, उधर रागी होगा, पक्का रागी ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो ये सब आप कर लो, ऐसी प्रैक्टिस है ना, उससे फ़ायदा होगा। और ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन सा एमएसपी में, लगभग 4 शायद, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, 4 जो फसलें मोटे अनाज वाली हैं वो उनको एमएसपी के दायरे में लाई गई है। फ़ायदा होगा यदि इनका एमएसपी प्राइस बढ़ता है, तो किसानों को एक उत्साह मिलेगा कि उनको अच्छा प्राइस मिलेगा बाद में, तो वो क्या करेंगे, अच्छी वो जो मोटे अनाज वाली फसलें उनको ज़्यादा बोएंगे। ऐसा प्रैक्टिकल में देखा भी जा रहा है कि जैसे हम एक समय देख रहे थे कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, तिलहन और जो दलहन है उनका काफ़ी ज़्यादा बाहर से मंगवाते हैं, हमारा काफ़ी पैसा बाहर जाता है। तो सरकार ने कोशिश की कि इनको थोड़ा एमएसपी के दायरे में लाए या इनका एमएसपी बढ़ाएं, तो किसान फिर मोटिवेट होंगे इन फसलों को बोने में। ठीक है, तो ये फ़ायदा मिलता है। तो एमएसपी और कृषि को लेकर कितने क्वेश्चन ऐसे आए हैं एमएसपी को लेकर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जैसे ये टेक्नोलॉजी है, बॉल गार्ड फर्स्ट और बॉल गार्ड सेकंड, ये क्या है, इसको लेकर जो जीएम फसलें हैं, ठीक है, जीएम फसलों का ये क्वेश्चन आया है। तो जीएम फसलों का क्वेश्चन आया, तो इस साल जीएम फसलों में याद रखना, सरसों का इतना मामला चर्चा में रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने फिर इसको अप्रूवल कर दिया है। जो जीएम फसलों के बीजों के लेकर चर्चा में था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं ऐसा कि खेतों में जो पीड़कनाशी है या इनका कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में इनका क्या ड्रोन का हो रहा है। ये भी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इनको आप देख सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को बदल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हर साल देखने को मिलेंगे आपको, तो ये भी देख सकते हो। इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन याद रखना, ये तैयार कर लेना। आपको ये तैयार क्या करना है, थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ कि आपको ये देखना है कि कौन कौन सी बैंक है जो सर्वाधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करती है, ठीक है। ये देखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी आ चुका है। जैसे सहकारी बैंक इनका काम क्या है, भूमि विकास बैंक है इनका काम क्या है, जो वाणिज्यिक बैंकें हैं वो कितना ऋण देती है। तो थोड़ा बहुत आपको आपके पास डाटा होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप 63 वाला यहाँ पे देखना, और यहाँ पे 61 है, ठीक है। तो इनके आंसर भी आप देख लेना। वैसे मैंने यूपीसी के ऑफिशियल आंसर किसे ही लगाए हैं, ठीक है, इसमें गलतियाँ नहीं होगी आपके लिए। और जैसे ये क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, ये क्वेश्चन आसान होता है कि जैसे हाल ही के दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी कारक जो नीतियाँ हैं चावल के मूल्य को प्रभावित करती है। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एमएसपी का आप देखना कि जैसे हम किसान हैं और हम ये डिसीजन लेंगे इस बार फसल बोने से पहले कि किस फसल का मूल्य अधिक कम है, उसके हिसाब से हम ये निर्णय करने वाले हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल प्रभावित करता है चावल का मूल्य, कि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक होगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। सरकार द्वारा व्यापार, जैसे हाल ही के दिनों में क्या हुआ, कृषि का जैसे गेहूं और चावल है उनका उत्पादन कम हुआ है, तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। इसी तरह भंडार, ये सिंपल वाले क्वेश्चन है जिनको आपको अटेम्प्ट लेना छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 66 किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये क्वेश्चन याद रखना। कृषि का जो ऋण की व्यवस्था है ना, इसका क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार आया है, पहले भी हमने एक क्वेश्चन अभी डिस्कशन किया था। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप करते हो, विशेषकर जो कृषि क्रेडिट वाले हैं इनको आप देख कर जाना, ठीक है। इनके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन हम डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे।
नॉर्मली हम आपको पता होना चाहिए। जैसे एमएसपी, तो एमएसपी का आपको पता होना चाहिए कि एमएसपी कौन घोषणा करता है, किस मंत्रालय के अंडर में आता है। जो सीएसीपी आपने देखा होगा, जो कृषि और मूल्य लागत आयोग है, वो इनकी घोषणा करता है। कितनी फसलें इसमें आती है, दालें आती है या नहीं आती है, ये सब आपको इसमें देखना पड़ेगा। जैसे इस ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना ही है, आपको छोड़ना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये अटेम्प्ट लेते हैं कि सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। इसमें असीमित नहीं होती है। आप ये सोचो कि यदि खरीद असीमित होगी तो फिर सभी लोग क्या करेंगे, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे। और जैसे इसमें मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि एक बार जैसे मैं चना लेकर गया यहाँ पे, जो भी इनके खरीद केंद्र होते हैं, तो वहाँ पे जैसे मेरे पास 18 क्विंटल चना था उस समय, तो उन्होंने बोला कि आपकी जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से हम इतना ही ले पाएंगे, जो एक्स्ट्रा है वो मुझे घर पर लेके आना पड़ा फिर। तो कभी कभी जो रियल किसान होते हैं उनको समस्या भी आती है इसमें, ठीक है। तो असीमित खरीद का मैंने वहाँ देखा था, असीमित खरीद नहीं होती, तो ये गलत हो गया। और अनाजों व दालों पर एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाता। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए आपको। इसके अलावा जैसे ये मोटा अनाज का तो हमने देख लिया है कि इस बार मोटा अनाज का क्वेश्चन बनेगा, जहाँ तक लग रहा है, फीलिंग आ रही है ऐसी कि बनेगा। तो देखो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में या इस फोटो में आपको क्या देखना है कि जो मोटे अनाज है वो एमएसपी के दायरे में कौन कौन से हैं। तो मोटे अनाज यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे ज्वार, मक्का, रागी और बाजरा, जो चार हो गए हैं ना, बाजरा, मक्का, रागी और ज्वार, ये चार क्या हैं, एमएसपी के दायरे में आते हैं। और इनमें फिर रिपोर्ट दे रखी है कि कौन सा राज्य खरीद में आगे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो ये आप एक बार देख लेना। तो इससे एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि मोटा अनाज, एमएसपी दोनों को मिला के ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इसमें ये एमएसपी की घोषणा कौन करता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग है ना, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएससीपी, किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में आता है और भारत सरकार का एक संबंध कार्यालय है। और ये है जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका नाम शायद बाद में 1985 ऐसा कुछ बाद में चेंज किया। तो ये आप फैक्ट थोड़ा देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, कौन इसकी घोषणा करता है और अप्रूवल कौन देता है। जैसे फाइनल जो इसका अप्रूव होता है वो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमी अफेयर, वो मतलब किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा इसकी जो इकोनॉमिक आर्थिक मामलों की मंत्रालय की समिति, क्या बोलते हैं, कमेटी है, इनकी अध्यक्षता की जाती है। और यही फाइनल फिर क्या करती है, एमएसपी की घोषणा करती है। मतलब सिफारिश कौन करता है, सीएससीपी करता है। अप्रूवल, फाइनल डिसीजन किसका होता है, जो आर्थिक मामलों का जो समिति है उनका होता है। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इस साल की जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे लगा दी है, जो फाइनल इस साल लिस्ट बनी है, अभी लेटेस्ट जो लिस्ट है हमारे पास, इसमें 24 फसलें दे रखी है। ये घटती बढ़ती रहती है, कभी 22, कभी 23 ऐसा लिखा होता है। लेकिन देखो इस सारणी में आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट वाली मैंने वही मंत्रालय की साइट से इसको लिया है कि इसमें चॉइस दे रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इसको कैसे देखोगे कि इनमें से कौन कौन सी, अच्छा ऐसे क्वेश्चन कितनी बार आएंगे, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी दालें हैं, कौन सी तिलहन है। तो याद रखना इस बात को, क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम हो सकता है कि किस फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया गया है, कौन सी ऐसी दालें जो एमएसपी में है, कौन से मोटे अनाज एमएसपी में है, कौन सी तिलहन है। तो ये सारणी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है क्वेश्चन फ्रेम होने की, इसको भी आप देख लेना। और ये डाटा ये है कि कभी लास्ट जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा 23 लिखा हुआ है, कहीं 24 लिखा हुआ है, ठीक है। इस सारणी में तो 24 लिखा हुआ है, बाकी ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। और इसमें अलग से फिर गन्ना होता है, उसके लिए एमएसपी नहीं होता, उसके लिए एफआरपी होता है। एफआरपी जो फेयर एंड रेम्युनिस प्राइस जो होता है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खेती में बायोचार का उपयोग। वही देखना, आजकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या अच्छा इनोवेशन लाने की काफ़ी चर्चा होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर में, जो भी नया इनोवेशन हुआ है ना आएगा, थोड़ा सा उसमें ये देखना कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहना कि जो नई तकनीकी होती है, नई चीज़ें होती है, इनोवेशन होता है, वो क्या करेगा, कुछ अच्छाइयाँ लेकर आएगा। तो आप ऑप्शन में ये देखना, अच्छाइयाँ ढूंढना, उसमें आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा बनेगी। इसी तरह से जैसे इसकी बात करें, कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज की बात करें। जीरो टिलेज का होता है बिना जुताई के अगली फसल बोना, ठीक है। मतलब ज़्यादा हमें क्या करना है, मिट्टी की छेड़छाड़ नहीं करनी है, और उससे फ़ायदे हैं फिर, ठीक है। ये सारे जो फ़ायदे गिनाएंगे इसमें फ़ायदे हैं। और आगे बढ़ते हैं, आजकल मल्चिंग का भी चलता है, आपने देखा होगा कृषि में मल्चिंग कैसे करते हैं। जैसे हमने फसलें बोई, जगह जगह हमने फसलें बोई है, ठीक है। और फिर उनको जैसे आजकल प्लास्टिक से भी मल्च किया जाता है, जो कृषि के अन्य अवशेष होते हैं उनसे भी मल्च किया जाता है, ताकि उसमें वाष्पीकरण कम हो। इस समय मैंने देखा है कि जैसे मैं अपने आसपास की बात करूँ, जो किसान मल्चिंग टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, टेम्परेचर आजकल इतना ज़्यादा है कि जो, जैसे मैं अपने खेत की बात करूँ, हमने कुछ सब्जियां उगाई, ठीक है, हमने मल्चिंग नहीं की,
और मल्चिंग नहीं की तो वो क्या हुआ, इतने तापमान में खराब हो गई, सब्जियां उगी नहीं। और ये पैटर्न चेंज हो गया। पहले हम, जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं, बिना कोई मल्चिंग के हम आसानी से बहुत सारी सब्जियां उगाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, ये मैंने एक देखा कि जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो अभी जो हम सामान्य तौर पर यदि जो सब्जियां पहले उगा रहे थे, जो आसानी से बहुत ज़्यादा हो रही थी, अभी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अभी जैसे इस साल मैंने थोड़ा सा मल्चिंग का किया था, बूंद बूंद सिंचाई का जो किया था, तो इस बार थोड़ी सी फसलें जो सब्जियां हैं उगाने में कामयाब हुए हैं। और बाकी यदि हम ज़्यादा मल्चिंग करते, चाहे वो कचरा अवशेष हो या प्लास्टिक का जो आता है मल्चिंग करते, तो फ़ायदा होता है इससे। और आसपास जो इस समय हमारे आसपास जो खरबूजा है या तरबूज है, उनकी बहुत ज़्यादा खेती हो रही है मल्चिंग के माध्यम से, और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। आजकल ग्रीन हाउस, पॉली हाउस को लेकर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, याद रखना प्रैक्टिकल चीज़ें। तो इसके अलावा जैसे जैव ईंधन जो हमारी राष्ट्रीय नीति है, वो भी काफ़ी चर्चा में रहती है। ये जरूर देख लेना, ऐसा दोबारा रिपीट भी हो सकता है कि कौन कौन सी फसलें जैव ईंधन के उत्पादन में काम आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको देख सकते हो। ये देखो, भारत में दालों का उत्पादन के निम्न खतरों पर विचार करना है कि उड़द की खेती, यहाँ पे आप स्टेटमेंट इनको देख भी सकते हो, थोड़ा सा एलिमिनेशन करके भी पढ़ सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे हम लॉजिक वे में सोल्व करने की कोशिश करें कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। अब ये हम श्योर नहीं कि की जा सकती है नहीं की जा सकती। तो कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक कॉमन सेंस लगता है। आप ये देखना, मूंग जो है, यदि हम बात करें तो मूंग एक राजस्थान में है, एमपी में है, ज़्यादा होती है। और दालों में यदि हम यूज के हिसाब से देखें तो चना दाल ऐसी है जो सर्वाधिक उपयोग में आता है। तो कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ये स्टेटमेंट आप समझ सकते हो ना। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत नहीं कि केवल है, केवल की वजह से नहीं गलत है। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, कोड बता रहे हैं, चीट कोड बता रहे हैं कि इसमें केवल वो सही कर देना, सभी वो सही कर देना, ये कर देना, उसको गलत कर देना। इन चक्रों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना किसमें, आपको अपनी मेहनत पे काम करना है, फिर एक तरीका सीखना है कि कैसे मुझे एलिमिनेशन अपनाना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, जो आपने पढ़ा है उसको कैसे आपको आइडिया को लगाना है, ठीक है। तो कुल उत्पादन का आइडिया क्या है, हमने प्रैक्टिकल में देखा कि चना दाल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान सकते हैं। तो दो कम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं इसको। और भी हो सकता है एलिमिनेट, आप यदि करना चाहो तो। पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। ये फैक्ट नहीं समझ में आता, इसको हम कह ही नहीं सकते, लेकिन इसमें हमारे पास लॉजिक था, इसमें एक अच्छा लॉजिक था कि ये स्टेटमेंट पक्का गलत होगा। और बाद में आप देखोगे तो शायद चना ही मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। कॉमन सेंस के हिसाब से हम देखें तो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता था। आप एक तरीका, नया तरीका बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके देखते हैं, आपसे एक नया तरीका सीख सकते हैं। तो आप कमेंट करके अपनी राय बताना, ठीक है। अभी आते हैं हम एनसीईआरटी की चीज़ें। जैसे ये हमने देख लिया कि यार फसलों का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कपास का भी आ गया, जूट के भी आते हैं, चाय का आ गया, बहुत सारी फसलों के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पढ़े कहाँ से, 10th क्लास की एनसीईआरटी 10th क्लास की एनसीईआरटी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इनको ढंग से कर लो। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ। एक क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है 2015-16 के आसपास आया था, सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, ठीक है। तो यहाँ पे सारणी देख लेना आप कि खरीफ की फसल कौन सी होती है। खरीफ आप याद रखो, खरीफ की फसल तब होती है जब वर्षा ऋतु शुरू होती है। अभी जैसे अभी चल रहा है अप्रैल मई, जून से सितंबर के मध्य, यानी वर्षा पर डिपेंड रहने वाली, आप समझ सकते हो ऐसा। तो ये जिनमें कह सकते हो, जैसे चावल है, कपास है, बाजरा है, ठीक है, ये है। रबी की फसलों में गेहूं, चना, सरसों है। और वैसे अलग अलग हिसाब से यहाँ पे अलग सारणी भी दे रखी है, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर कॉमन, इसमें कॉमन चीज़ें ध्यान रखना है, अपवाद ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेजर क्रॉप है खरीफ रबी, ये देख लेना कहाँ कहाँ कौन सी फसलें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हमने अभी बात की थी कि फसलों का क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। इनमें से दे रखा कि ये फसल उपोष्ण फसल है, इसमें इतनी वर्षा चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, और 210 पाला रहित दिवस होने चाहिए। तो ये आप जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे आपको पता है कपास की विशेषता है। अभी मैं आपको बता रहा था ऊपर चाय की या कॉफ़ी की विशेषताएं। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेम, बहुत ही ईजी वे में इसको फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हर साल जो देखने को मिल रहा है ना, कोई भी फसल है उसमें नई टेक्नोलॉजी, जैसे 2022 में हमने देखा चावल की, देखा यहाँ पे गन्ने की, देखना आप गन्ने के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसको भी कोशिश कर सकते हो आप लॉजिक वे में थोड़ा सा करने का। जैसे हम इसको कोशिश करते हैं, अभी आपके सामने इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। जब बड चिप सेंटलिंग्स, ये नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, बड चिप सेंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। अब देखो, अब नई टेक्नोलॉजी तो लग तो रहा है कि हाँ बचत हो सकती है। मतलब वो हम बात करते हैं ना, थोड़ा पॉजिटिव रहना है कि
कुछ भी नया आ रहा है तो उसका कुछ तो वो अपनी जो पुरानी समस्या है उनका समाधान करने के लिए आ रहा होगा। तो ये हो सकता है, इसको काटने का कोई लॉजिक नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे जब जो सेड्स का सिद्ध रोपण किया जाता है तब एकल कलिका सेड्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। अब इसको कह नहीं सकते बेहतर होता है या नहीं होता, नहीं कह सकते। ये पढ़ के भी, ऑप्शन पढ़ के भी अजीब सा फीलिंग आ रही है कि इसको मैं अटेम्प्ट लूँ या नहीं लूँ, लेकिन चलो कोशिश करते हैं, एक बार कुछ निकल जाए तो यहाँ से। इसके अलावा खराब मौसम की दिशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कली का सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। अब नहीं पता, ये तो उलझा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। अब देखो, इसमें एक पहले वाला एक मुझे सही लग रहा था, तो इनको यदि मैं काटना चाहूँ तो ये मतलब जहाँ पे एक नहीं है उनको काटेंगे हम। अभी जैसे 2 वाला है और एक 4 वाला है, इसमें देखें गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि की तो जा सकती है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी इन 2 के हिसाब से देखें तो मन करता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लें, लेकिन फिर भी ये लगता है कि यार क्वेश्चन तो अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे क्योंकि 50-50 तो बचा है। मेरी तो ये सोच रहती है कि जहाँ 50-50% यदि मैं एलिमिनेट कर पाऊँ तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं 30 ही क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। 30 या 32 मैक्सिमम होंगे, कितने होंगे, 30 ही होंगे, डायरेक्ट 35 हो जाएंगे और क्या होगा। बाकी तो फिर हमें गुणागुणित करनी पड़ेगी ना। तो ऐसा एक तरीका हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये तरीका बहुत ज़्यादा बढ़िया है या आपके काम करेगा नहीं करेगा, मेरे काम किया है इसलिए मैं वो अनुभव बताता हूँ कि ऐसा काम करता है। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। इसमें हालांकि ऐसा कोई नहीं है कि चीट कोड ऐसा छुपा हो कि इसको हम करके जाएं, ऐसा बता दें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन सी रोपण कृषि है, रोपण कृषि क्या होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल वाले आ सकते हैं। तो याद रखना, मैंने सिंपल वे में ही बताने की कोशिश की। भारत में ये रोपण वाली फसलें हैं: चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला। ठीक है, ये रोपण महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। कई बार बच्चे गेहूं को और चावल को भी करके आते हैं, क्या कहते हैं कि हम तो देखते हैं उनका जो पौध होता है उसको भी हम खेतों में रोपते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो रोपण अलग दृष्टिकोण से है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा भारत में कहाँ कहाँ रोपण ये होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखना, सिंपल नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। और अच्छी बात है, मैंने कोशिश की मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने कंटेंट दिया आपको। एनसीईआरटी के जो चैप्टर की जो इमेज है वो यहाँ पे लगाई ताकि आप दोनों दृष्टिकोण से पढ़ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धति को पारितंत्र अनुकूल कृषि माना जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पारितंत्र अनुकूल वैसे आसान है, मतलब इसमें इसको आप अटेम्प्ट आराम से ले सकते हो। ठीक है, वैसे आंसर इसका दे रखा है यहाँ पे। पारितंत्र अनुकूल वही होगा कि हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण के अनुकूल कृषि करें, मतलब फालतू की आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो ये हो सकता है ऐसा। मतलब इसमें थोड़ा सा देखोगे तो इजीली इसका मतलब इसमें क्या देख रहे हो आप बार बार कि 1-2 क्वेश्चन तो हर साल वही आ रहे हैं नया कृषि के अंदर इनोवेशन वाला। ठीक है, जैसे कृषि में फर्टिगेशन की बात करें। ठीक है, फर्टिगेशन थोड़ा सा ये वर्ड आपको अपॉर्चुनिटी देता है, फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा संभावना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो इनको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रासायनिक उर्वरकों है। एक बार जैसे क्वेश्चन आया था नीम कोटेड यूरिया का, आया था 2016 में, याद रखना 2016 में क्वेश्चन आया था नीम कोटेड यूरिया का। और इस साल जो मुझे लग रहा है नैनो यूरिया, याद रखना नैनो जो यूरिया है इसको तैयार कर लेना। इसको किसने तैयार किया, किस मंत्रालय में आती है, नैनो यूरिया के क्या लाभ हैं, ये थोड़ा देख लेना। नैनो यूरिया वाला पक्का देख लेना, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। मुझे याद था कि मुझे ऐड करना था ये, लेकिन भूल गया इसको लगाना यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया नैनो यूरिया इंपॉर्टेंट है इस साल। क्या ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं। पहले एक सामान्य यूरिया थी, फिर नीम कोटेड यूरिया आया, अभी नैनो यूरिया आ गया। क्योंकि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये गवर्नमेंट स्कीम है कौन सा, जो पीएम प्रणाम योजना है, आ सकता है मतलब इसका क्वेश्चन कि ये क्यों इसका उद्देश्य है। क्योंकि देखो हमने क्या देखा कि हमें इनोवेशन करना है एग्रीकल्चर में, तो रासायनिक जो उर्वरक है उनको कम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये पीएम प्रणाम योजना देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की स्कीम है, किस मंत्रालय की है ये आपने देख लिया यहाँ पे। इसका क्या काम है, क्या उद्देश्य है वो भी देख लेना। और भारत में कितना कितना कहाँ पे ये उपयोग होता है, कितना सब्सिडी इसमें मिलती है, वो भी यहाँ पे लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे प्री 2019 की बात करें, कैसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में कौन सा देश पिछले 5 वर्षों में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक था, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हम देखें चावल में तो भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है, लेकिन एक्सपोर्ट में भारत का स्थान
पहले स्थान पर है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो कि भारत विश्व का 40% चावल निर्यात करता है, विश्व में प्रथम है। पूरे डाटा आपके पास पड़े हैं और ये न्यूज़पेपर आपको देता है अपॉर्चुनिटी। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। और निर्यात पर हमने हाल ही में प्रतिबंध लगाया क्योंकि चावल की जो समस्या आई थी उसमें वर्षा की समस्या आई थी और फसलों के नष्ट होने की समस्या आई थी। अभी जैसे मैं प्रैक्टिकल देखूँ तो इस साल ना जैसे सरसों है, मैं अपने आसपास की बात करूँ, सरसों का क्वेश्चन आ सकता है इस साल, क्योंकि इस साल पाला पड़ा था। मतलब बर्फबारी, जैसे पाला होता है ना, फसलों पे पाला होता है तो फसलें नष्ट हो जाती है। तो हमारे यहाँ लगभग ना मतलब 50 से 60% जो सरसों है वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो इससे बहुत नुकसान होता है। तो इस साल सरसों का जो है ना, इस साल इसका मुझे लगता है कि फिर वैसे भी हम ऑयल बाहर से काफ़ी मंगवा रहे थे, इस बार फिर से हमें हमारा जो आयात बिल है तेल का वो बढ़ने वाला है, खाद्य तेल का आयात तेल बढ़ने वाला है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले आएंगे। यदि हमें प्रभावित करें ना कोई चीज़ें, तो उनका क्वेश्चन यूपीसी पूछता है, यूपीसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि सरसों का क्वेश्चन बन सकता है, गेहूं का क्वेश्चन बनेगा इस बार देखना, क्योंकि गेहूं की बात करें तो जिसमें पाला पड़ा था ना ये, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, माइनस में हो गया था, तो उस समय गेहूं की फसलें भी काफ़ी ख़राब हो गई। तो इस साल का जो प्रोडक्शन है किसानों के लिए अच्छा नहीं रहा है, इस साल किसान काफ़ी दुखी हैं। ठीक है, सरकार प्रयास करी बीमा के माध्यम से, लेकिन बीमा कंपनियां आप जानते हो, जब शुरू में पैसा मांगना हो तो बीमा कंपनियां बहुत पास में आती है, लेकिन जब हमारे कोई नुकसान हो जाए तो बीमा कंपनियां दूर भाग जाती है। ये प्रैक्टिकल हो रहा है, अभी अपने आसपास देख रहा हूँ, किसानों की काफ़ी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे वही बात है कि जैसे क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहा है ना, कि जैसे चावल की कौन कौन सी विशेषताएं, कौन सी भौगोलिक विशेषताएं, ध्यान रखना क्योंकि फ्रेम हो रहा है लगातार, और कौन से उसके प्रोडक्शन वाले राज्य हैं, कहाँ कहाँ चावल होता है, ये सब मैंने लगा दिया है क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है वही सेम चीज़ आ रही है। इसी तरह से आगे जैसे हम देखें मोटे अनाजों को देखना कि मोटे अनाज कौन कौन से मोटे अनाज कहाँ पे होते हैं। जैसे बाजरे की बात करें, कौन सी मिट्टी में होता है, बलुआ और उथली काली मिट्टी। ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान टॉप पे है बाजरे में, कहाँ कहाँ होता है, रागी कहाँ पे होता है, ठीक है, कौन सी मिट्टी में होता है, इसके लिए कौन सी विशेषताएं चाहिए, मक्का में कौन कौन सा डिग्री सेल्सियस तापमान, ये सब चीज़ें कहाँ पर मक्का होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड करती है। तो इनको आप पढ़ लेना, मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि ये तो वैल्यूडेशन है, तो आप देख लेना इसको, है ना। और इसके अलावा दालों में कौन कौन सी दालें, कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाएगा ये दाल है नहीं है। ठीक है, तुर उड़द और मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब देख लेना, दालों में आते हैं। कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे गन्ना है तो गन्ने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कितनी सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, कौन सी इसकी जलवायु है, कहाँ पे गन्ना होता है भारत में, कौन कौन से राज्य इसमें आगे हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गन्ने को लेकर। और ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में है, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं पहले भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे तिलहन की बात करें, भारत विश्व में चीन के बाद तिलहन का बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। अभी लेटेस्ट डाटा मुझे आइडिया नहीं इसका, मैंने कोशिश की, मिला नहीं मुझे, लेकिन आप गूगल कर लोगे तो मिल जाएगा। तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए, इन फसलों को देख लेना। और कौन कौन सी फसलें भारत में कहाँ कहाँ उगाई जाती है, जैसे गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, और ये फसलें कौन कौन सी रबी में आती है, कौन सी खरीफ में आती है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, ये आप देख लेना। चाय का हमने देख लिया कि चाय कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। जैसे लास्ट ईयर 10th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होती, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, चाय का जो उत्पादन है तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा ये भी दे रखे हैं आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, लेकिन ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है वो क्वेश्चन उसके हिसाब से सोल्व होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। बाकी कॉफ़ी का इस साल आ सकता है, कहाँ कहाँ कॉफ़ी होती है, ठीक है, देख सकते हो आप। इसके अलावा बागवानी फसलें कहाँ पे होती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, हब का जो एग्रीकल्चर हब आपके लिए, कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि का है, जैसे राइट, वीट और जो अन्य अनाज है। ठीक है, यहाँ पे करनाल देखना, रायपुर है, ईस्ट गोदावरी है, ये हब हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं हब को लेकर। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भारत कहाँ कहाँ निर्यात एक्सपोर्ट जो हब है भारत के। जैसे इसमें देखो तो वही बात है कि रासायनिक जो ये खाद या मतलब आप कह सकते हो कीटनाशक, इनका क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीसी। अब मुझे इसके बारे में पता था फोरेट, क्योंकि फोरेट हमारे आसपास कई किसान यूज में लेते हैं फोरेट, और ये फोरेट बहुत गंदा है। मतलब इसकी थोड़ी सी भी स्मेल हम क्या कर लें, हमारे नाक में चली जाए ना, तो आदमी आप जा सकते हो, जानते हो आदमी का स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, बहुत बेकार है। मतलब वैसे इस पर प्रतिबंध लगा दिए, बहुत कम इसका यूज में लिया जाता है आजकल, लेकिन फिर भी एक खतरनाक ये कीटनाशक हम इसको कह सकते हैं। तो मुझे इसका पता था कि ये जो रसायन कीटनाशक है, या मतलब कीटनाशक नहीं है, मतलब वैसे क्या होता है, इसके दाने आते हैं, मतलब यूरिया की तरह ऐसे इसके दाने आते हैं, तो वैसे ठीक है, ये आप देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले आ जाते हैं। और जैसे ये नाइट्रोजन वाला हमने देखा था, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए बाद में, वही ट्रेंड एक जैसा है ना, तो आपको पढ़ने का तरीका किस प्रकार होगा। इसी तरह जैसे एमएसपी की बात करें, ठीक है, तो एमएसपी का कैसे इसमें डिसाइड किया जाता है,
वो क्वेश्चन सिंपल सा है। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है तो साथ साथ क्या शामिल होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, उसमें बहुत सारी लागतें वगैरह आप जानते हो, एमएसपी का एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप देखना, पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में विचार करना है, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। ऐसे क्वेश्चन आप चाहो तो अटेम्प्ट ले सकते हो, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक, जैसे हम खाद्य फसलों में माने तो धान सर्वाधिक आगे है, तो इसका क्षेत्रफल भी संभावना है कि इसका होगा, तो इसको आप सही मान सकते हो ऐसा करके। और इसी तरह से जैसे ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में तुलना में अधिक है। तो ये गलत कैसे होगा, जैसे ज्वार तो एक फसल है और तिलहनों में क्या होता है, तिलहनों में बहुत सारी फसलें आती है। तिलहन में हमने देखा ना कितनी फसलें हैं, आप सरसों की बात कर सकते हो, मूंगफली की बात कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं। तो इसको हम लॉजिकली निकाल सकते हैं, 2 का आप निकाल दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 83 में ये आंसर है। तो ये प्रैक्टिकल तरीका है, देखो आराम से कर सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा संभव है कि आप इस तरीके से अपना थोड़ा माइंड सेट करके क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। इसी तरह जैसे भारत द्वारा आयातित कृषि जिनसों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर देखो तो आपको पता होगा, ये तो इतना ज़्यादा चर्चा में रहता है। एडिबल ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल है, हम इंडोनेशिया से, मलेशिया से कितना पाम तेल का आयात करते हैं। और ये सारणी ध्यान रखना, ये मैंने लगा दिया नीचे, फिर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर से वो क्वेश्चन देखो दोबारा आया। 18 में कौन सा क्वेश्चन आया, वही आया कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा, खाद्य तेलों की घरेलू उत्पादन से दिख रही है। ठीक है, सरकार इसमें क्या कर रही है, वो आ गया। और फिर से दोबारा 2019 के अंदर यही क्वेश्चन आ गया। तो रिपीटेशन कितना है, पीवाईक्यू को यदि पढ़ते हो तो आपको एक तरीका हाथ लगता है और वहाँ से रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने डाटा लगा दिया है कि भारत का जो ऑयल का प्रोडक्शन है, मतलब ऑयल जो नेट ऑयल हम वहाँ से कितना डोमेस्टिक रूप से प्रोडक्शन करते हैं, बाहर से कितना मंगाते हैं। पहले के डाटा देखोगे ना आप 2018-19 के, उस समय देखो हमारा जो प्रोडक्शन था उससे ज़्यादा हम बाहर से मंगवा रहे थे। वही तो क्वेश्चन था पिछले 5 साल का। 2 क्वेश्चन जो आए थे इसी सारणी से बन सकते हैं। तो इस सारणी को एक बार गुणा गणित कर लेना, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेना। लेटेस्ट डाटा आपके पास और भी है तो देख लेना, मैंने कोशिश की, मुझे ये सारणी मिली लेटेस्ट डाटा में। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम ये देख सकते हैं कि कितना, जैसे जो हमारी दालें हैं, क्वेश्चन कैसा आ रहा था, कौन सा मतलब क्षेत्र वाइज आ रहा था, तो दालों का कितना, इसमें आप क्षेत्र देख सकते हो कितने एरिया में उगाया जा रहा है, कितने हेक्टेयर क्षेत्र में। जैसे यहाँ पे आप 2022 की डाटा देखोगे तो 31 मिलियन हेक्टेयर में दालों का हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। इसी तरह जैसे ऑयल सीड का हम कितना करें 29, तो ये थोड़ा सा कम है, डाटा देखो दोनों कम है। तो ये फ़ायदा मिलता है क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने से, मतलब आप पुराने तरीके सीखोगे तो आपको मज़ा आएगा। इसी तरह से जीएम फसलों का हम देखा तो ये जीएम मस्टर्ड का ये तो आ चुका है एक बार, जहाँ तक मुझे याद है 16-17 के आसपास जीएम मस्टर्ड का आ चुका है और इस साल दोबारा आएगा। इस साल दोबारा इतना ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको लेकर आप ध्यान रखना। जीएम जो मस्टर्ड हाइब्रिड है ना, DMH11, इसको किसने बनाया है, क्या क्या इसमें और भी चीज़ें, ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से फिर संरक्षण कृषि, यानी हर साल एक क्वेश्चन ट्रेंड क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन तो आ रहा है जैसे ऑर्गेनिक या ऐसी जो नया कल्चर आ रहा है। एक आ रहा है कि जैसे यूरिया कीटनाशक इनका आ रहा है, एक आ रहा है कि भारत का कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उत्पादन प्रोडक्शन है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस थीम आपने पकड़ ली है तो आपकी तैयारी देखना अब कैसी हो जाएगी। इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पहले कहा था 2018 में आ गया था, जीएम जो सरसों वाला है ना, आ चुका है, तो दोबारा भी आ सकता है कि ये इस साल, उस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, ये इस साल 2022-23 में सर्वाधिक चर्चा में रहा है। तो इसी तरीके से एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये ध्यान रखना। जीएम का ये काफ़ी हो गया। जैसे मैं खुद यहाँ पे सरसों के खेत में खड़ा हूँ, हमारे यहाँ सरसों की फसलें अच्छी होती है, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ ना, इस बार मतलब नहीं हुआ मामला, इस बार काफ़ी किसान दुखी है इस चीज़ को लेकर, जो मतलब आधे से कम हो गया मतलब प्रोडक्शन। तो अब ये देखो, हम किसान लोग ये बात करें कि इस साल सरसों का प्रोडक्शन है और राजस्थान जहाँ तक मुझे लगता है सरसों में टॉप पर है, भारत में टॉप, जहाँ तक मेरा ध्यान में आ रहा है राजस्थान सरसों में टॉप पे। और हम पहले भी किसमें जो एडिबल ऑयल है उसको बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इस बार आप समझ सकते हो हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, कितना पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, तो हमें कई सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है यार, मतलब ये हम चीज़ों को समझना पड़ेगा इनको। तो यहाँ पे देर का कौन सी फसल है, कौन इसको अप्रूवल करता है, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है GESC, इसको लेकर कितनी बार क्वेश्चन आ गया, GESC को लेकर कौन किस मंत्रालय में आती है, ये सब आप देख लेना। यहाँ पे वैसे मैंने लगा दिया किस मंत्रालय में आती है, सब चीज़ें आपको मिल जाती है एक ही जगह पर, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। यहाँ तक कोई पहुँचा है ना तो वो बहुत बहादुर बच्चा है और उसका एग्ज़ाम निकलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतना कोई सीरियस है, यहाँ तक पहुँचा है तो वो काबिल है यार, इतनी मेहनत और डेडिकेशन और धैर्य उसमें है। ठीक है, वही सेम आ रहा है, कार्बन फर्टिलाइजेशन फर्टिगेशन, सेम थीम देखो, आप पकड़ लो इसको थीम को। ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि मृदाओं में क्या क्या है, ये सब हमने देख लिया। बाकी और भी बहुत सारा, जैसे जो सॉइल मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या चीज़ें हो रही है, कब इसका जो वर्ल्ड सॉइल डे वो बनाया जाता है, क्या इसकी 2022 की थीम है, ऐसे क्वेश्चन नए वाले भी आ सकते हैं।
जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी फसलें इसमें, देखो सिंपल सा आ गया है कौन कौन सी फसलें इसमें शामिल है। ये दोबारा से भी फ्रेम हो सकता है क्योंकि एमएसपी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो ये इसकी पूरी डिटेल सारणी हमने ऊपर देख ली थी, है ना। तो इसके अलावा जैविक कृषि का वही ट्रेंड आ रहा है, फिर से इसको देखने को मिलेगा। नई चीज़ें भी जो द हिंदू में चर्चा में रही है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, कोई कौन कौन सी नई लेटेस्ट चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे जीआई टैग के लिए यहाँ पे केरला की जो कुछ फसलें हैं, ठीक है, केरल के 5 कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है। अब दर्जा दिया गया है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन कौन सी वो फसलें जिनको ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब जीआई टैग मिला है, लास्ट ईयर जैसे वो गुच्ची वाला क्वेश्चन था, जीआई टैग के लिए अप्लाई किया आ गया, तो इस बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जीआई टैग को लेकर। मिलेट्स की कहानी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ूंगा नहीं, दोबारा कुछ वैल्यूडेशन था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भारत के अंदर मिलेट्स कहाँ कहाँ होते हैं, किस राज्य में टॉप पर होते हैं, इनमें क्या क्या मतलब जो भी केमिकल चीज़ें होती हैं, केमिकल रेशियो कह सकते हो, या क्या क्या इनमें तत्व होते हैं अच्छे, मतलब जो चीज़ें होती है, वैश्विक स्तर पर कौन कौन देश कहाँ कहाँ उत्पादन करते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे हम बाजरे की बात करें, राजस्थान टॉप पर है, यहाँ पे देख लो। उसके बाद में यूपी, हरियाणा, ये क्वेश्चन आएंगे वेरी वेरी मोस्ट में, याद रखना इस बात को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। मोटे अनाज में जैसे ज्वार में महाराष्ट्र आगे है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एपिडा के बारे में कुछ आ सकता है, एपिडा का काम क्या है, कौन से मंत्रालय में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, वैधानिक संस्था एपिडा, कुछ आ चुका है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारी फाइल पूरी हो गई, आसानी से हो गई, मतलब आशा करता हूँ कि वही बात है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वैसे लगा ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कि नहीं लगा होगा, इतनी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, इतना वैल्यूडेशन आपको मिलता है। तो वही बात है, लाइक शेयर करते रहना, और ये फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना। साथ में यदि आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर कुछ कंटेंट खरीद कर, मतलब ये नहीं कि हम आपसे ऐसा सपोर्ट मांग रहे हैं, बहुत ही एक मेहनत का जो सपोर्ट वो मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।